है कि बिहार इतना पुअर स्टेट, इतना बैकवर्ड स्टेट कैसे बन गया, जबकि एंशियंट इंडिया में यही राज्य दुनिया में को सबसे ज़्यादा प्रख्यात यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार आज शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा पीछे चला गया? जो मगध साम्राज्य था, जिसे भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य कहा जाता है, वो पावर सेंटर मगध आज के बिहार से ही शुरू हुआ था और बिहार को उस समय सबसे प्रॉस्पेरस रीजन कहा जाता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो रीजन सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस था वो आज सबसे ज़्यादा गरीबी के गर्क में समाया हुआ है। अगर आप आज के बिहार को देखते हैं तो आज का बिहार सबसे कम लिटरेट राज्यों में गिना जाता है, सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। जो सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट्स है उसमें बिहार दूसरे नंबर पे आता है उड़ीसा के बाद, अगर आप परसेंटेज में इसको देखें तो आखिर ऐसा क्या हुआ? आज हम इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इसके रीजन्स के बारे में बात करें कि क्या ऐसा रीजन्स है, तो इसमें दो चार बड़े पॉइंट्स हैं। जैसे हिस्टोरिकल रीजन्स है, जो अंग्रेज आए उनकी कुछ पॉलिसीज़, फिर कुछ जो आज़ादी के बाद हमारे सरकार की पॉलिसीज़ थी वो, और कुछ स्टेट के जो कास्ट पॉलिटिक्स, जो डर्टी पॉलिटिक्स है, उसके कारण भी ये राज्य पीछे चला गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर सबसे पहले बात की जाए हिस्टोरिकल रीजन्स की, आज का बिहार देखें तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसके बीचों बीच गंगा बहती है जो इसको नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में डिवाइड करती है। तो गंगा मैया की कृपा से यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। लेकिन ये वरदान से ज़्यादा अभिशाप भी है, क्योंकि गंगा और कोसी के कारण उत्तर बिहार हर साल बाढ़ की मार झेलता है। इसी को देखते हुए जब अंग्रेज आए तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि किसी साल फसल अच्छी होती है, किसी साल फसल बड़ा कम होती है, क्योंकि साउथ बिहार में सूखा पड़ता है, नॉर्थ बिहार में बाढ़ आती है। इसके लिए उन्होंने 1793 में एक एक्ट को पास किया जिसे कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू अंग्रेजों का आते थे उस समय वो कम पड़ रहे थे उनको, तो उन्हें लगा कि लैंड से जो रेवेन्यू आते हैं उनको बढ़ाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्ट लाया जिसके तहत ये कहा गया कि आपकी फसल अच्छी हो या खराब हो, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना ही होगा अंग्रेज सरकार को। इसके लिए उन्होंने कुछ जमींदारों को नियुक्त किया। ये जमींदार टैक्स कलेक्ट करते थे छोटे किसानों से। मान लिया जाए कि अगर इस साल आपको 100 रुपये देने हैं तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आपकी फसल अच्छी हो, खराब हो, बाढ़ आए, सूखा पड़े, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन इसके कारण कास्ट कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई। हुआ ये कि जो बड़े जमींदार थे वो सारे के सारे उच्च जाति से थे, तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में एक डिवाइड बनने लगा। हालांकि सारे अपर कास्ट के पास जमीनें नहीं थी, लेकिन सारे के सारे जो जमींदार थे वो अपर कास्ट से थे। कुछ अपर कास्ट ने इसमें धांधलियाँ भी की, जैसे कि अगर 100 रुपया देने हो अंग्रेज सरकार को तो उन्होंने किसानों को ये कह दिया कि आपको 150 देने होंगे। इसके कारण ये हुआ कि अगर किसान उस साल वो नहीं दे पाता था उतना अमाउंट तो उसकी ज़मीन वो हड़प लेता था। इसके तहत हुआ ये कि जो टैक्स कलेक्ट करने वाले ज़मींदार थे वो ज़मीन के मालिक बन गए, और जो जिसकी ज़मीन थी वो उसी ज़मीन पर बटाईदार बन गए। इसके कारण बाद में कास्ट स्ट्रगल शुरू हुआ, जो आज तक देख रहे हैं, अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई। ये लड़ाई अंग्रेजों की इस नीति के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ी। दूसरा बड़ा कारण है वो है लैंड रिफॉर्म्स। जब देश आज़ाद हुआ तो जमींदारी प्रथा को बंद कर दिया गया। उसके लिए लैंड सीलिंग मतलब चकबंदी का कानून भी लाया गया, लेकिन कुछ जमींदारों ने इसके लूप होल्स का फ़ायदा उठाया। उन्होंने किया क्या कि उस समय चूँकि नई नई देश आज़ाद हुआ था तो सरकार ने उसमें कुछ प्रावधान किए थे कि अगर किसी ज़मीन पर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज बनाया जाए तो वो ज़मीन चकबंदी के दायरे से बाहर होगी। तो कुछ लोगों ने उस ज़मीन पे जानबूझ के फेक कॉलेजेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स ऐसे बनाए। कुछ लोगों ने क्या किया कि अपनी ज़मीन अपने कुछ रिश्तेदारों के नाम पे लिख दी, जिसके कारण ये हुआ कि उनके पास कम ज़मीन कम सो रहा था, जबकि जो एक्स्ट्रा ज़मीन थी वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दी। तीसरा उन्होंने क्या किया कि उस समय जो अफसरशाही थी उसमें चूँकि अपर कास्ट का दबदबा था, वही लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने अपनी जाति का इस्तेमाल करते हुए, अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी ज़मीनों को इकट्ठा एक जगह कर दिया, जिसके कारण लैंड रिफॉर्म बिहार में फेल हो गया और जो बटाईदार थे वो बटाईदार ही रह गए, क्योंकि
सरकार के पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था कि ये ज़मीन के ये बटाईदार है। और तीसरा है, भारत सरकार ने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा गया फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी ये थी कि आप मिनरल किसी भी स्टेट से उठाए और फैक्ट्री कहीं भी लगाए, आपको दाम सेम देना होगा। इसका घाटा ये हुआ कि जो मिनरल रिच स्टेट थे जैसे कि बिहार झारखंड, उसमें बिहार झारखंड एक थे, और बिहार झारखंड और बंगाल और उड़ीसा जैसे स्टेट्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ का कोयला उठा के गुजरात, महाराष्ट्र और जो दक्षिण के राज्यों में थे वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप की गई, क्योंकि जो दाम था उन्हें सेम मिल रहा था और जो भाड़ा बीच का आ रहा था, मान लीजिए कि कोई झारखंड से कोयला उठाया और गुजरात में जाके सेटअप कर दिया, तो जो माल का जो भाड़ा होता था गुजरात से लेके झारखंड तक का, वो सरकार अपने अपने खजाने से पे करती थी, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें एक ही दाम पे मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा ये कि गुजरात महाराष्ट्र में ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और पोर्ट्स भी ज़्यादा नज़दीक है, इसके कारण उन्होंने उस इंडस्ट्रीज़ को जो बिहार जैसे स्टेट्स में लग सकते थे उन्हें उठा के गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में लेकर शिफ्ट कर दिया। इसके कारण यहाँ का जो इंडस्ट्रीज थे वो कभी फली फूली ही नहीं, और उल्टे हुआ ये कि हमारे पास जो मिनरल्स थे उनको पूरी तरह से निचोड़ दिया गया सिर्फ फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के नाम पे। तीसरा था कास्ट स्ट्रगल। कास्ट स्ट्रगल के बाद मैंने बताई थी कि जमींदारी प्रथा का जो स्टार्ट किया गया था परमानेंट सेटलमेंट के नाम पे, हुआ ये कि जो बड़ी जाति थी उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गई थी, जबकि जो छोटी जाति थी वो संख्या में ज़्यादा थी लेकिन उनके पास ज़मीन कम थी। इसका फ़ायदा उठाकर कुछ राजनीतिक दलों ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया, और हुआ ये कि जो समाधान होना था, समाधान के बदले उन्होंने कास्ट के बीच लड़ाई और दरार पैदा करना शुरू कर दिया। 90s के दशक में जब मंडल कमीशन को लागू किया गया तो अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई। उसी समय बिहार में कुछ सेना का गठन हुआ जो जाति के नाम पे सेना बनाया गया, जैसे रणवीर सेना, सर्च लाइट सेना, ट्यूबलाइट सेना, मतलब फलाना ढिमकाना सेना, जो जातियों के नाम पे एक दूसरे को मारती थी। इसके कारण जो इंडस्ट्री थे, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया था इस लड़ाई के कारण, तो इंडस्ट्री बिहार में आई ही नहीं। जबकि 1991 में आपको याद होगा इंडिया की इकॉनमी खुल गई थी, 1991 में एलपीजी मॉडल इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा खराब था कि कोई भी कंपनी बिहार नहीं आना चाहती थी। तो बिहार की बदकिस्मती कहिए या फिर यहाँ के राजनीतिक दलों की जो चाह, जो लड़ाई करवाने की थी, उनके कारण आज बिहार इतना पीछे चला गया। चौथा बड़ा कारण है लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं है कि बिहार में कभी इंडस्ट्री लगी ही नहीं। जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ इंडस्ट्री सरकार ने खुद अपने हाथों से लगाई थी, जैसे बरौनी का ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर कंपनीज लगाई गई थी, थर्मल पावर प्लांट लगाया गया, उसी तरह फतुहा में मोटर स्कूटर प्लांट लगाया गया, मोकामा मुजफ्फरपुर में बहुत सारा वैगन इंजीनियरिंग प्लांट लगाया गया। तो ये उसमें लगाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के चक्कर में ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज ये भी बंद हो गए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि चलो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों नहीं ध्यान दिया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ध्यान नहीं दिया गया। आज आप बिहार में देखें तो मात्र 50% जो लैंड है वो इरिगेशन फैसिलिटी उनको मिली हुई है, जबकि आप तुलना करें अगर पंजाब और हरियाणा से तो वहाँ 90% से ज़्यादा लैंड इरिगेशन फैसिलिटी है। तो यहाँ भी जो केंद्र सरकार के नेग्लिजेंस है वो भी दिखाई पड़ता है। आप पिछले 3 साल का सिर्फ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर का डाटा उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पूरे भारत का एवरेज है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर का वो 8,000 है, जबकि जो बिहार में है वो मात्र 3600 है। तो आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो नेग्लिजेंस है वो यहाँ भी आपको दिखाई पड़ रही है कि कहाँ पूरे भारत में लगभग 8,000 प्रति व्यक्ति के ऊपर खर्च किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जबकि बिहार में मात्र 3600, मतलब आधा से भी कम। वही अगर आप बात करें जो 10th योजना आयोग था उसके वो कुछ पैसा दिया जाता था उसमें राज्यों को डेवलपमेंट के लिए, तो बिहार का कोटा जो था वो 48,000 करोड़ का था, जबकि मिला बिहार को कितना, मात्र 21,000 करोड़। जबकि आप अगर
उस समय से आज तक का डेफिसिट देखेंगे, मतलब जो कर ड्यू जो केंद्र को बिहार को देना चाहिए था, वो लगभग 80,000 करोड़ का है। मतलब जो 80,000 करोड़ जो बिहार को मिलने चाहिए थे, वो कभी केंद्र ने कभी दिए ही नहीं। उसमें बीजेपी भी है, इसमें कांग्रेस भी है, सबका हाथ है बिहार को पीछे करने में। आपको ये सब देख के लग रहा होगा, चीजों को देख के आपको लगता होगा कि बिहार में तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, या कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। पिछले 8 साल का आप अगर जीडीएसपी ग्रोथ रेट निकाले, तो बिहार का जो जीडीएसपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज्यादा है। जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो पिछले 15 साल में 3 गुना हो गई है, जबकि पूरे भारत में ये 2 गुना से कुछ ज्यादा है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। हालांकि ये ग्रोथ ऐसे नहीं, क्योंकि ग्रोथ का जो बेस है वो ही बहुत नीचे है, इसीलिए ये ग्रोथ आपको दिखाई पड़ रहा है। उसी तरह अगर आप बात करें कि वे फॉरवर्ड क्या है, आगे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए, बिना इंडस्ट्री के बिहार ग्रो नहीं कर सकता है। इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री लगा नहीं होगी यहाँ पे। तो कुछ लोग बोलेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री लगा सकते हैं आप यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, वो यहाँ आराम से लग सकती है। इसका फायदा ये होगा कि जो यहाँ के जो किसान है उनको भी फायदा होगा, और जो यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होगी उनमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। आप अगर बिहार में, जो नॉर्थ बिहार में अगर रहते हैं, तो आप अगर मिथिला के वासी हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर मखाना बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ मखाना औने पौने दामों पे बाहर बेच दिया जाता है, और बाहर उसको प्रोसेस करके अच्छी चीज़ बना के बहुत महंगे में बेची जाती है। उसी तरह अगर खगड़िया, बेगूसराय और कटिहार में अगर रहते होंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ मक्का बहुत ज़्यादा उगता है, जबकि मक्के से बहुत ज़्यादा चीज़ बनती है। आज देखते होंगे कि हॉर्लिक्स, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, या फिर बहुत सारे वेफर्स इसमें, जैसे एक्टिव पॉपकॉर्न, ये सब मक्के से बनते हैं। तो यहाँ अगर उनकी फैक्ट्री सेटअप होती है, तो जो कंपनी है उनको भी कम दाम पे मिल जाएगा, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन्हें भी फायदा होगा, उनको रोजगार मिलेगा, और जो किसान है उनको तो फायदा होगा ही। उसी तरह अगर आप बात करें सीमांचल के इलाके में, तो वहाँ पर पटसन, जिसको जूट कहा जाता है, वो उगाया जाता है। जूट में फायदा ये है कि जो मिल है वो बंगाल में है, लेकिन बहुत कम मिल बंगाल में। अगर हम बिहार में वो मिल सेटअप करें तो हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे आज बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण बहुत ज्यादा आगे चला गया है, उसमें जूट का बड़ा योगदान है। तो हम भी अपने यहाँ जूट फैक्ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो एरिया है 4-5 जिला का सीमांचल में, जहाँ पर जूट की खेती होती है। उसी तरह अगर आप बात करें हाजीपुर की, तो हाजीपुर में बहुत तरह का केला उगाया जाता है, और दुनिया भर में केला का चिप्स बहुत फेमस है। खुद इंडिया के जो दक्षिणी राज्य हैं वहां पे भी केला केला का जो चिप्स है वो बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो यहाँ पर अगर उनकी फैक्ट्री लगती है, तो किसानों को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो बाढ़ है उसे हम रोकना होगा। जो नॉर्थ बिहार है वहाँ बाढ़ आती है, जबकि जो साउथ बिहार वहाँ सूखा पड़ता है। तो हम नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के नदियों को जोड़ सकते हैं, जिसके कारण होगा ये कि नॉर्थ बिहार के कुछ पानी जो एक्सेसिव वाटर है वो साउथ बिहार में जाएगा, और साउथ बिहार के जो सूखे की प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो सकती है। हालांकि कोसी और मेची नदी को जोड़ने का काम चल रहा है, लेकिन वो एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट है। हमें इसे बड़े बड़े स्तर पर करना होगा, और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के ये नहीं हो सकता है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग करे। तो ये था पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।